मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस एंड अकाउंटेंसी ज्ञान। स्टूडेंट्स, हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। आज इसी का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं हम फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फेयोल कौन थे? फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर थे जिनका बर्थ हुआ था 29 जुलाई 1841 एंड उनकी डेथ हुई थी ऑन 25 नवंबर 1925। इन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलके इन 14 प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था। ये 14 प्रिंसिपल्स क्या है, मैं आपको एक ऐसा कोड बताऊंगी जिससे ये आपको बहुत ही इजीली लर्न हो जाएंगे एक सीक्वेंस में, और आपको साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी, सब समझ में आ जाएगा आपको। इस वीडियो के बाद इन प्रिंसिपल्स में स्टूडेंट्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट। द कोड इज दैट you see Russ OIC. Someone asked from his dad, "Dad, you see Russ?" and dad answered, OIC. तो अब हम फुल फॉर्म देखते हैं। फर्स्ट वन इज D for डिवीजन ऑफ वर्क। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क। पहले इसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क। कोई भी काम है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना ताकि जो उसको परफॉर्म करे वो बिल्कुल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने काम को परफॉर्म कर सके। स्टूडेंट्स, जैसे क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय है, अगर उस एम्प्लॉय के ऊपर हम पूरा वर्कलोड डाल देंगे तो क्या वो उस काम को इफेक्टिवली कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। अगर हम उस काम को 4 पीपल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम हर कोई बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हाँ, आपने बहुत सारी कंपनियों के बारे में सुना होगा। मैं आपको मारुति का एग्जाम्पल दे रही हूँ। मारुति क्या बनाती है? मारुति 4 व्हीलर बनाती है, कार बनाती है। मारुति की जो कार है, क्या उसको एक ही वर्कर बना सकता है पूरी कार को? एक ही डिपार्टमेंट बना सकता है पूरी कार को? नहीं। इवन एक कंपनी भी नहीं बनाती है। मारुति ने क्या कर रखा है, अपने जो उसका कार बनाने का काम है उसको इस तरह से डिवाइड कर रखा है कि एक ब्रांच क्या बना रही है? स्टीयरिंग बना रही है, एक हैंड ब्रेक बना रही है, एक शीट बना रही है, एक ब्रेक बना रही है, एक टायर बना रही है। तो इस तरह से उन्होंने क्या कर रखा है? डिवीजन ऑफ वर्क कर रखा है। तो उनका जो भी काम होता है वो बिल्कुल परफेक्टली तरीके से होता है, वो होता है डिवीजन ऑफ वर्क। आई थिंक आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, अपने काम को डिवाइड कर देते हैं और इसके लिए हम डिफरेंट क्या करते हैं? डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स बना दिया, ह्यूमन डीलिंग कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करेगा। फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। सेल्स का काम सेल्स डिपार्टमेंट करेगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स जो है अपने अपने काम के अंदर परफेक्टली अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे सब स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड लोगों को ही काम मिलता है और जो इस काम को डिवीजन ऑफ वर्क अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो पाता है। नेक्स्ट इज ए। ए मीन्स अथॉरिटी एंड responsibility. Student, what is authority and what is responsibility? Authority is the power to command anything. Authority क्या है? पावर है, राइट्स हैं। ये सबके पास नहीं होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जो सीनियर्स होते हैं उनके पास ही ज़्यादा राइट्स होते हैं। तो सीनियर्स जो हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। तो जिसके पास ये पावर होती है उसी के पास अथॉरिटी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑब्लाइगेशन ऑफ द ड्यूटी। उनको जो काम, किसी को भी जो काम सौंपा जाता है उस काम को परफॉर्म करना, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रोपोर्शन में सबके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आप ये काम परफॉर्म कीजिए। तो विदाउट अथॉरिटी कोई भी पर्सन काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम को परफॉर्म करने के लिए अथॉरिटी भी ज़रूरी है।
फॉर एग्जाम्पल हमने अपने स्कूल के अंदर हमने किसी भी टीचर को बोल दिया कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन उसको कोई अथॉरिटी नहीं दी है। अगर किसी के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है तो वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा। मान लो कोई हमने इवेंट ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अब उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि वो किसी से बोल सके कि मुझे इक्विपमेंट्स दे दो, या उसके पास कोई राइट्स नहीं है कि वो खुद जाके इक्विपमेंट्स को परचेज कर सके, तो कोई उसकी बात मानेगा ही नहीं। अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो अपनी ड्यूटी को कैसे परफॉर्म कर पाएगी। तो इसीलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही प्रोपोर्शन में मिलनी चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा अथॉरिटी किसी को दे देते हैं तो उसका भी स्टूडेंट मिसयूज हो सकता है। अगर अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए तो जिसको अथॉरिटी दी जाएगी वो उसका मिसयूज कर लेगा। अगर किसी को हमने अथॉरिटी दे दी कि आपके पास परचेजिंग की पूरी अथॉरिटी है, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी परचेजिंग मतलब जो भी मटेरियल्स चाहिए वो आप परचेज कर सकते हो, लेकिन बदले में हम उससे पूछ नहीं सकते, उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको किसी को जवाब नहीं देना है, तो क्या करेंगे वो मिसयूज करेंगे उस अथॉरिटी का। मे बी वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अपने पर्सनल मटेरियल्स को भी परचेज कर ले। तो इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों प्रपोर्शन में मिलने चाहिए। नेक्स्ट वन इज डी। डी मीन्स डिसिप्लिन। अब स्टूडेंट डिसिप्लिन तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स आप लोग सुनते हो ड्यूरिंग योर असेंबली। आपके प्रिंसिपल्स आपको डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, टीचर्स सबको हर कोई बोलता है। तो डिसिप्लिन क्या होता है? टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ के जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो करना ही डिसिप्लिन होता है। तो इसी तरह से जब हम बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं और इवन जो मैनेजमेंट है, सबको ही डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ ही डिसिप्लिन फॉलो करें, नो। मैनेजमेंट ने अगर रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं तो मैनेजमेंट को भी उसको फॉलो करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट नहीं फॉलो करेगी तो डेफिनेटली जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो भी नहीं करेंगे। और अगर डिसिप्लिन फॉलो होता है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, तो उससे उसका बेनिफिट क्या है कि स्मूथ वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, काम बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से होता है, वहाँ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई भी क्योस वहाँ पे अराइज नहीं होता है। तो काम को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करवाने के लिए, अपने टारगेट्स को अच्छे से अचीव करने के लिए डिसिप्लिन है मस्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट यू, सॉरी फोर्थ पॉइंट इज यू। यू मीन्स स्टूडेंट्स, यू मीन्स है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है स्टूडेंट्स? यूनिटी ऑफ कमांड है कि एक पर्सन को जो भी ऑर्डर मिले, जो भी उसको काम डेलीगेट किया जाए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाए, वो सिर्फ एक ही बॉस से मिले। कहने का मतलब है कि एक एम्प्लॉई को ऑर्डर देने का जो राइट है वो सिर्फ एक ही सुपीरियर को होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉई एक है और उसको ऑर्डर देने वाले बहुत सारे हैं। अगर किसी एक एम्प्लॉई को ऊपर 4 सीनियर अगर ऑर्डर देंगे तो इस केस में होगा क्या कि ये बंदा जो है वो बिल्कुल टोटली कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे एम्बिग्यूटी अराइज हो जाएगी कि मैं किसका काम पहले करूँ, किसको मैं प्रायोरिटी दूँ। इसके लिए तो चारों बॉस इक्वल हैं। अब यहाँ पे ये बिल्कुल कंफ्यूज, तो क्या होगा, ना ये इसका काम कर पाएगा, ना इसका, ना इसका, ना इसका, और ये कंफ्यूज होके बैठ जाएगा और इसकी खुद की एफिशिएंसी जो है वो भी डाउन हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी एक पर्सन को, किसी भी एक एम्प्लॉई को काम जो है सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए। दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड जो है वो एक ही जगह से आनी चाहिए। नेक्स्ट इज नंबर 5, एस। एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। पर्सोनेल से यहाँ मतलब है स्टूडेंट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस प्रिंसिपल
का मीनिंग है कि जो भी मैनेजमेंट है उसको अपने पर्सोनल, अपने एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर्स को सेटिस्फाई रखना चाहिए एज पर देयर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। उनको प्रॉपर वर्क मिलना चाहिए, उनको सारी जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि वो बिल्कुल पीसफुल और हार्मनी कोऑर्डिनेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सके। अगर स्टूडेंट्स जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, वो स्विच कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, वो जॉब को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा स्टूडेंट, उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी जब नया एम्प्लॉय लेके आते हैं तो उस एम्प्लॉय को यूज टू होने में बहुत टाइम लगता है। जब वो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से यूज टू हो जाता है, काम सीख जाता है, जब उसकी एफिशिएंसी आने लग जाती है और उस टाइम पे वो जॉब को छोड़ देता है तो हमने उसकी जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे जो भी एक्सपेंसेस किया है वो वेस्ट हो जाता है। उसको हायर करने के लिए हमने जितना भी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पे जितना भी पैसा खर्च किया है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। और आगे जो नया एम्प्लॉय आएगा उसको भी हमें फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको काम सिखाना पड़ेगा और उसको भी यूज टू होने में टाइम लगेगा। तो डबल लॉस होता है, लेबर टर्नओवर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो मैनेजमेंट को चाहिए कि जो भी पर्सनस हैं उनको सेटिस्फाई रखना चाहिए, उनका स्विच जो है वो बार बार नहीं होना चाहिए। इवन इंटरनल स्विच जो ट्रांसफर्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होनी चाहिए, ताकि एक ही जगह पे जो भी एम्प्लॉय है वो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट वन इज ई फॉर इक्विटी। इक्विटी तो सबको पता है, इक्विटी इज इक्वल रखना। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, किसी भी बैकग्राउंड पे, किसी की कास्ट, किसी के रिलीजन, सेक्स, किसी भी बैकग्राउंड पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए सारे एम्प्लॉयज एक जैसे हैं। जो ज़्यादा काम करेगा, जो हार्ड वर्किंग होगा, जो डेडिकेटिंग होगा, ऑब्वियसली उसको जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, और जो हार्ड वर्क नहीं करेगा, डेडिकेटिंग नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो ये होता है इक्विटी, जिसमें हम जो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको अच्छा ही मिलेगा, और जो नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो इसी तरह से वर्कर्स के साथ डील करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे मेरा कोई नोन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये नहीं हो कि मेरा नोन है और वो काम अच्छा नहीं कर रहा है तो भी मैं उसको इंक्रीमेंट अच्छा दे दूँ, तो भी मैं उसको प्रमोट कर दूँ, और एक कोई दूसरा मेरा अननोन पर्सन है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन क्योंकि वो मेरा नोन नहीं है तो मैं उसको अच्छा इंक्रीमेंट ना दूँ, उसको प्रमोट ना करूँ, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। इक्विटी कहती है कि सबको सबका राइट मिलना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अगेन ई। दिस इज एस्क्रिप्ट डी क्रॉप्स। ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये अजीब लग सकता है। एस्क्रिप्ट डी क्रॉप्स। एस्क्रिप्ट डी क्रॉप्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स टीम वर्क। इसका मतलब है टीम वर्क। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट है, सब एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ हैंड टू हैंड काम करें, हाथ मिला के एक दूसरे से काम करें। ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, या ये उसके डिपार्टमेंट का काम है तो वो करे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करने के लिए सभी को एक साथ मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी वहाँ पे कंफ्यूजन, कोई भी कन्फ्लिक्ट्स एक दूसरे के लिए अराइज हो। तो एस्क्रिप्ट डी क्रॉप्स जो है वो हार्मनी और पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, टीम वर्क के साथ काम करना सिखाता है। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स आर। आर मीन्स रेमुनरेशन। रेमुनरेशन क्या होता है? रेमुनरेशन होता है जो भी एम्प्लॉयज़ को हम वर्कर्स को सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं,
हैं, जो भी काम के बदले उनको हम पे करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के लिए, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी वर्कर है, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करता है? अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। और उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो कैसे पूरी होंगी? जब उसको प्रॉपर जो है रेम्यूनरेशन मिलेगा, प्रॉपर सैलरी मिलेगी। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो जो भी एम्प्लॉय है उसकी एबिलिटी जो भी है, जितना वो काम कर रहा है, जितना वो हार्डवर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रेम्यूनरेशन हमेशा टाइम पे मिलना चाहिए, क्योंकि अगर रेम्यूनरेशन टाइम पे नहीं मिलेगा तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और वो उतनी डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ की बेसिक नीड होती है और इसी के लिए एम्प्लॉयज़ आके काम करते हैं। एक कहावत भी है स्टूडेंट्स, बहुत पुरानी, कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसके हाथ में पैसा आ जाना चाहिए, इसी से वो मोटिवेट होते हैं। तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट वन इज यू। यू मीन्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि आपको ऑर्डर देने के लिए सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, बस सिंपल इतना है। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि एक नंबर ऑफ ग्रुप, एक नंबर ऑफ नंबर ऑफ पीपल का जो ग्रुप है, उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ का जो पर्पज़ है वो एक होना चाहिए, ग्रुप का जो हेड है वो एक होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब है वन हेड वन प्लान। एक जो नंबर ऑफ ग्रुप है उनका एक हेड होना चाहिए जो उनको डायरेक्शन दे, और सबका जो ऑब्जेक्टिव है, सबका जो प्लान है वो भी एक होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, स्टिल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इन सभी एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक बॉस है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये बॉस ही सबको ऑर्डर देगा, ये सबकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, और इन सब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं का जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है वो एक होगा। तो वन प्लान, वन हेड विद वन ऑब्जेक्टिव, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि हमारे जो भी हमारा कंपनी है, सपोज उसके अंदर अलग अलग डिवीज़न है कि हमारी कंपनी कॉस्मेटिक भी बनाती है, हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाती है, और हमारी कंपनी टॉयज़ भी बनाती है। तो जो भी अलग अलग डिवीज़न है, तो हर डिवीज़न का एक अलग हेड होगा, हर डिवीज़न का अपना मार्केट होगा, अपनी स्ट्रेटजी होगी, अपना ऑब्जेक्टिव होगा। तो हर डिवीज़न का जो है अलग अलग से सबका एम होगा। तो वहाँ पे जो एक डिवीज़न के लोग हैं उनका एक बॉस है, उन सबका एक ही टारगेट है। तो दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट वन इज एस। ये होगा आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन, स्केलर चेन क्या होती है स्टूडेंट्स? स्केलर चेन होती है द पाथ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यहाँ पे एक फिक्स्ड पाथ होता है एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, और सारे एम्प्लॉयज़ को उस पाथ को फॉलो करना पड़ता है, चाहे। और यहाँ पे जो सीनियर है या जूनियर है उनका एक रिलेशन होता है। तो स्केलर चेन किस तरह से काम करती है? स्केलर चेन के अंदर सपोज ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं A B C D E F G H, ठीक है। तो ये आपस में अगर A को D से कम्युनिकेट करना है तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा, इसको B को कम्युनिकेट करेगा, B C को, C D को, D E को, E F को G, और इस तरह से कम्युनिकेट करना है। हालांकि ये बहुत ही लंबा कम्युनिकेशन प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन स्टिल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन इसी तरह से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि और कोई वे नहीं है। मान लो कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन है जहाँ पे
एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा काम आ गया है अचानक से और अगर हम नहीं करेंगे तो बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस कंडीशन में एक रास्ता है, दैट इज गैंग प्लैंक। उसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक एक ब्रिज है। ये ब्रिज हेल्प करता है इमरजेंसी की सिचुएशन में। सेम लेवल के जो लोग हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जब कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रैपिडली करना होता है, तो उस केस में हम इस ब्रिज को यूज कर सकते हैं। तो दैट इज स्केलर चेन। नेक्स्ट वन इज 11th पॉइंट इज subordination of individual interest to general interest. सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट से मतलब है कि एम्प्लॉय का खुद का अपना पर्पस, उसका खुद का अपना ऑब्जेक्टिव, खुद का एम। क्योंकि कोई भी जो एम्प्लॉय है वो कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मे बी सैलरी रहती होगी, लेकिन फिर भी उसका खुद का अपना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे उसको एक्सपीरियंस लेना है या अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को डेवलप करना है, बहुत सारे ऐसे पर्पसेस हो सकते हैं। तो वो होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और जनरल इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब है कि एम्प्लॉय को अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी ना देके पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करना है, साथ साथ कोप अप करना है कि उसके साथ साथ हम खुद को भी डेवलप कर ले, अपने खुद का भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको भी अचीव कर ले। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को देनी है। नेक्स्ट इज 12 ओ मीन्स ऑर्डर। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं है। इस ऑर्डर का मतलब है कि एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड, एवरीथिंग शुड बी इट्स प्लेस। कोई भी चीज़ जो है वो अपनी जगह पे होनी चाहिए और देयर इज प्लेस फॉर एवरीथिंग। और हर चीज़ के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, चाहे वो मैन है, चाहे मटेरियल है, चाहे मशीन है, चाहे टूल्स है, कोई भी रिसोर्सेज है, सबका अपना पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए जहाँ पे उसको हम फिक्स कर सकते हैं और जहाँ पे जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको क्विकली हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब वर्कर्स काम करते हैं तो उनको मशीन के साथ साथ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उन टूल्स को मशीन के साथ कहीं फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वर्कर्स उस टूल्स को ढूंढते हुए कहीं जाएगा, ढूंढेगा कहाँ रखा है, फिर ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा। उधर से मशीन चल रही है, वो वहाँ से एक बहुत बड़ी कॉस्ट उस मशीन के चलने में इलेक्ट्रिसिटी की और जो भी उसका फ्यूल है वो लग रहा है साथ में, वहाँ भी कॉस्ट, वहाँ भी पैसा जो है फंसा हुआ है, वेस्ट हो रहा है। कहने का मतलब वहाँ भी कॉस्ट बढ़ रही है और उधर जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो भी हो रहा है। अदरवाइज अगर टूल बिल्कुल अपनी फिक्स जगह पे होता मशीन के साथ तो फटाफट वो क्विकली टूल्स को लेता और अपना काम खत्म कर देता। इसी तरह से अगर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी फिक्स प्लेस होना चाहिए। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय का प्लेस फिक्स नहीं करते हैं और दूसरे एम्प्लॉयज़ को जब उससे काम होता है तो वो क्या उसको ढूंढते रहेंगे, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा टाइम वेस्ट और कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी इससे। तो हर चीज़ के लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर प्लेस पे ही होनी चाहिए, दैट इज ऑर्डर। नेक्स्ट 13 इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है टू टेक द फर्स्ट स्टेप टू डू एनीथिंग बाय सेल्फ मोटिवेशन। हम सेल्फ मोटिवेटेड होके आगे हम कदम बढ़ाते हैं सबसे पहले कि इस काम को हम ऐसे कर सकते हैं, अपने सजेशन देते हैं, हमारे माइंड में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। उन आइडियाज़ को हम अपने सीनियर तक लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि हम अगर ये करें तो ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। तो डैट इज़ कॉल्ड इनिशिएटिव्स। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं
उनको इस तरह से उनको मोटिवेट करें, इस तरह से उनको मतलब प्लेटफॉर्म उनको देना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आगे आके अपने जो सजेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करें, उनको बताएं मैनेजमेंट को कि अगर हम इस तरह से हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, इस तरह से हम टाइम सेविंग कर सकते हैं। तो जो भी आइडियाज़ उनके माइंड में होते हैं तो उनके लिए उनको ओपन प्लेटफॉर्म देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सजेशन देने का मौका ही ना दिया जाए, उन्हें उनसे कुछ पूछा ही ना जाए, उनको इंक्लूड ही नहीं किया जाए डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो जिससे वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और आगे जो है अपना काम बिल्कुल एंथुसियाजली नहीं करेंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें फॉर इनिशिएटिव। नेक्स्ट वन इज लास्ट प्रिंसिपल इज सी फॉर centralization and decentralization। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है टू टेक दी ऑल पावर्स विद हर सेल्फ हिमसेल्फ। जो भी टॉप मैनेजमेंट है मतलब अपने पास सारी पावर्स को रखना और कोई भी पावर्स जो है उन्हें डेलीगेट ना करना, अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई पावर ना देना, डेट इज सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन होता है डेलीगेशन ऑफ दी पावर्स टू दी सबॉर्डिनेट। जो नीचे के लोग हैं उनको थोड़ी थोड़ी पावर्स जो है वो ट्रांसफर कर देना इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्टूडेंट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और इनको प्रॉपर इनका यूज़ होना चाहिए। जैसे सेंट्रलाइजेशन जो है, सेंट्रलाइजेशन अगर हम पूरी तरीके से कर लेते हैं और कोई भी पावर हम नीचे नहीं देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो क्या हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर पाएंगे? अगर उनको कोई पावर ही नहीं है, उनको कोई राइट्स ही नहीं है डिसीजन मेकिंग का, तो वो प्रॉपर तरीके से काम अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर हम सारी पावर्स का सेंट्रलाइज कर देते हैं तो फिर वहाँ पे पावर्स का मिसयूज हो जाएगा और जो टॉप मैनेजमेंट है उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मेन जो पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज हैं, मेन डिसीजन जो है वो टॉप मैनेजमेंट लेती है। तो जो मेन डिसीजन हैं वो जो टॉप मैनेजमेंट है उसको अपने पास रखने चाहिए। तो कुछ पावर जो है सेंट्रलाइज होनी चाहिए और जो कुछ ऐसी पावर हैं जो डेली रूटीन के कामों के लिए ज़रूरी होती हैं तो उन पावर्स को नीचे डेलीगेट कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है जब हमारे पास कोई ऑफर आ रहा है, हमें तुरंत डिसीजन लेना है, लेकिन हमारे जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो बहुत बिजी हैं, अपने काम में अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर हमारे पास पावर ही नहीं होगी तो वो ऑफर हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ पावर है तो हम क्विकली डिसीजन ले सकते हैं और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।